बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में एक आदमी राम औजार चक्की वाला रहता था। पूरा गांव अपना अपना आटा उसी से पिसवाते थे। राम औजार का एक छोटा सा परिवार था, एक बीवी, 2 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी माँ। राम औजार अपनी पत्नी अंजना, अपनी सासू माँ की बहुत ही ख्याल रखती थी। उसके साथ ही साथ अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा लेती। राम औजार के साथ जाकर कभी खेतों का काम करती तो कभी चक्की पर आकर उसकी मदद करने की सोचती, पर राम औजार उसे कभी भी चक्की पर हाथ नहीं लगाने देता। बड़े प्यार से कहता कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी से थोड़ी ना काम करवाऊंगा, वो भी ऐसी जगह जहां से लक्ष्मी माँ की कृपा मुझ पर बरसती हो। कभी कभी खेतों के काम से लौटकर चक्की का काम संभालना राम औजार के लिए मुश्किल होता था। उस वक्त अंजना हमेशा यही सोचती थी कि काश वो भी कर सकती आटा पीसने का काम, तो राम औजार की मदद हो जाती। जो भी था, दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। फसल भी अच्छी हो रही थी और चक्की का काम भी अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता से राम औजार के और उसके परिवार के ऊपर भी बड़ी कृपा थी। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। काम ज्यादा पड़ने पर रात दिन एक कर देता। दिवाली नजदीक आ रहे थे। लोगों को अपने अपने घरों में बहुत सारे पकवान बनाने थे, जैसे कि बेसन के लड्डू, गोल गोल चकली, सेव पापड़ी और भी कई सारी चीजें। इन सब के लिए लगने वाला आटा गांव की औरतें राम औजार के पास ही पिसवाते थे, क्योंकि उसे पता था कौन सा आटा कितना बारीक पीसना है और कौन सा आटा दरदरा। राम औजार अपनी पूरी लगन से काम करता। काम बढ़ जाने की वजह से वो दिन रात काम कर रहा था। सोने का वक्त भी उसे नहीं मिलता था। एक रात जब अंजना राम औजार के लिए खाना लेकर चक्की पर आई तो उन्होंने कहा, 2 रोटी खा लो, उसके बाद काम कर लेना। राम औजार जो कि तैयार नहीं हुआ, उसने कहा, काम बहुत बढ़ गया है, दिवाली नज़दीक आ गई है और सभी को अपना अपना आटा चाहिए। अगर आज रात तक मैंने सारा आटा तैयार नहीं किया तो लोगों के घर में पकवान कैसे बनेंगे। और फिर पत्थर लेकर अपनी मशीन पर टनटनाने लगा। उसी वक्त अंजना ने राम औजार को हाथ पकड़कर बाहर खींच कर लाया और कहा, 2 रोटी खा लो, तब तक ये टन का काम मैं करती हूँ। आटा ही तो पीस रहे हो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम घर पर भी पीस लेते हैं। राम औजार हंसने लगा। उन्होंने कहा, देखो मैंने ये चना दाल डाल दिया है, बस तुम पत्थर को ऐसे रगड़ते रहना ताकि कहीं आटा चिपक ना जाए। मैं फटाफट 2 रोटी खा लेता हूँ और फिर आ जाऊँगा। राम औजार ने बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोया, रोटी का गट्ठर खोलकर सब्जी रोटी खाने लगे। इतने में ही उन्हें किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ राम औजार, तनिक यहाँ आओ यार, देखो अंधेरी की वजह से ठेला कीचड़ में धंस गया है, भाई जरा हाथ लगा दो। राम औजार ने अपनी रोटी वहीं रखी और चला गया ठेले वाले की मदद करने। जैसे तैसे कीचड़ से ठेला बाहर निकाला। राम औजार ठेले वाले से बात करने लगे। दिवाली के दिन थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बस उसी की बातें हो रही थी। यहाँ अंजना ने पूरी दाल पीस ली थी। उसने सोचा दूसरा थैला भी डाल देती हूँ, राम औजार आएगा तो खुश हो जाएगा। और वैसे भी ये कितना आसान काम है। इतना सोचकर वो जैसे ही अगला थैला लेने के लिए झुकी, अंजना की साड़ी पट्टे में लिपट गई। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, पर खुद मोटर से टकरा गई
और उनके शरीर के चीथड़े चीथड़े होकर चक्की घर में पूरी तरह से फैल गया। पूरा चक्की घर सफ़ेद आटों पर लाल लाल खून के निशान से रंग गया था। बहुत ही भयानक मंजर था। राम औजार लौट कर आया और जैसे ही उसने रोटी हाथ में ली और अंदर की तरफ आवाज़ लगाते हुए बोला, हो गया क्या? जैसे ही उसने अपनी नज़र फिराई वो भौचक्का होकर देखने लगा। ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर रोने लगा। चक्की चले जा रहे थे और खून के छींटे उड़ रहे थे, लेकिन अंजना के जान कब की जा चुकी थी। आज अंजना को मरे हुए 7 साल हो गए हैं और आज भी जब दिवाली के 3 दिन पहले राम औजार खाना खाने बैठता है तो बंद चक्की भी अपने आप ही चलने लगती है। अपने आप ही उसमें से आटा निकलने लगता है और अचानक से चारों ओर एक चीख गूंजती है और पूरा चक्की घर लहूलुहान हो जाता है। पिछले कई सालों से राम औजार दिवाली में आटा नहीं पीसता, बल्कि 10 दिन अपनी चक्की को बंद ही रखता है। फिर भी यह घटना ज्यों की त्यों ही घटती जा रही है। आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। अंजना तो 7 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर दिवाली से 3 दिन पहले क्या उसकी आत्मा हमेशा इस चक्की पर मरती है? आखिर क्यों होता है चक्की पूरी तरह से लहूलुहान? क्या उसके खून के कतरे आज भी वहां होने का एहसास दिलाते हैं? पर आज भी लोग कहते हैं कि दिवाली से पहले वो आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने कभी एक ऐसे हाईवे से सफ़र किया है जो दिन में तो गाड़ियों से भरा हुआ और रात में सुनसान एक अलग सा खौफ लिए रहता है? लगभग सभी हाईवे तो ऐसे ही होते हैं। आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं और कई सारे लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और इस तरह हर रोज शुरू होती है एक डर की कहानी। हमारे देश में कई सारे हाईवे प्रेत बाधित हैं, पर यह सच है जो मैं आज लेकर आया हूँ, एक ऐसे हाईवे की कहानी। एक बार 7 दोस्त जो हैं रोहन, राजू, कमलेश, रोनी, श्याम, हितेश, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और सभी दोस्त बहुत ही अच्छे घरानों के थे। वो सभी एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। रोहन, जो एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है, वो अपने नए 5 स्टार होटल के बारे में बताता है जो एक नेशनल हाईवे के किनारे बना है। पर वहाँ पहुँचने में 10 घंटे लगते थे क्योंकि वो नई ब्रांच दूसरे शहर में थी। तो वो सभी अपने अपने घरों से परमिशन लेकर उन्होंने एक छोटा प्लान बनाया कि हमको कॉलेज के रिसर्च के लिए दूसरे शहर में एक कॉलेज में जाना है, तो उन्हें आराम से परमिशन मिल जाएगी। और सभी ने घर में यही बताया और उन सबको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के अगली रात 10 बजे उन्होंने निकलने की सोची। रोहन और उसके दोस्त सब गाड़ी में बैठकर आराम से मस्ती करते हुए निकले जा रहे थे और आगे जाकर वो एक ढाबे पर खाना खाते हैं और बियर भी पीते हैं और कुछ रास्ते के लिए भी रख लेते हैं। और वो उस ढाबे वाले से जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो मेन हाईवे के बगल से जाता है और आगे जाकर हाईवे और वो दोनों एक हो जाते हैं। पर ढाबे वाले ने बताया कि वो जगह रात के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस रास्ते में कहीं भी रुकना मत। वो सारे दोस्त एक साथ हंसते गाते निकल जाते हैं और ढाबे वाले की बात भूल गए। फिर गाड़ी से उतरकर बियर पीने लगे। वहाँ एक बोर्ड था जिस पर हाईवे तक की दूरी 5 किलोमीटर थी और वो सब फिर गाड़ी में बैठ गए
और वो लगातार 1 घंटा चले तो फिर वही बोर्ड दिखा। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वहीं आ गए जहाँ से चले थे। अब सब लोग एक ही रास्ते के बीचों बीच फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो गोल गोल घूमकर उसी जगह पर आ जा रहे थे। जब उन्होंने उस जगह के कई चक्कर काटे तो फिर वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू होते हैं। और एक जगह पर गाड़ी खराब हो गई। रोनी जो कि गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी चेक करने के लिए उतरा तो उसने बोनट खोला तो उसे बोनट में कुछ खराबी नहीं दिखी। पर उसने इस जंगल में मजाक करने की सूझी तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। और तभी हितेश ने देखा कि रोनी तो है ही नहीं। वो डर गया। उसे वो चेतावनी याद आई जो ढाबे वाले ने कही थी कि उस रास्ते पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। और वो जोर से चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और डर भी गए। सारे दोस्त नीचे उतर गए बस एक को छोड़कर। और तभी अचानक रोनी बाहर निकल आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। पर उनको नहीं पता थी कि उनकी खुशियों को एक शैतानी रूह की नज़र लग चुकी है। अब रोहन ने कहा, गाड़ी तो खराब हो गई है, अब चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में थे। और सब दोस्त गाड़ी से अपना अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो लगातार चलते रहें तो रोहन ने कहा, अब मैं देखता हूँ मैप पर, लोकेशन चेक करता हूँ। पर वहाँ सिग्नल तो थे ही नहीं। सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल चेक करें, किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था। वो थक कर वहीं सड़क के किनारे लेट गए और धीरे धीरे उन सब की आंखें लग गई। तभी सबसे पहले रोनी की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त वहाँ नहीं है। और जंगल से रोनी को आवाज़ आ रही थी तो वो उस आवाज़ के पीछे गया। उसने देखा कि एक सफ़ेद सा आदमी एक छोटी काली बिल्ली लेकर वहीं पर खड़ा है। वो बिल्ली बार बार रोए जा रही है और वो आदमी भी उसके साथ रो रहा है। और जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और उनके दोस्त रोहन और उसके बाकी दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रूहानी ताकत ने उसे कहीं गायब सा कर दिया था। अब उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो चुका था। सब इस बात से डर गए और गाड़ी की तरफ भागने लगे। पर वो भाग नहीं पाए और ना ही उस हाईवे से कहीं आगे जा पाए। फिर सब एक साथ बैठ कर रहे थे। तभी एक काला साया आसमान में उड़ता हुआ दिखा और वो सबके ऊपर से बिल्कुल जंगल की तरफ गया। रोहन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एक दोस्त ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड की सहायता से आत्माओं से संपर्क करने की बात कही ताकि वो ये जान सकें कि आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या। अब रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन चारों के अलावा 2 दोस्त जो इस शैतानी खेल से डर रहे थे वो लोग इससे बाहर ही थे और वहीं पास ही में बैठे थे। तभी अचानक से हितेश को कुछ सुनाई दिया और उसकी नींद टूटी और उसने देखा कि कोई भी उस जगह पर नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। और तभी एक ज़ोरदार चीख रोहन को सुनाई दी और वो सब उस घेरे से बाहर आ गए और उस आवाज़ की ओर जाने लगे। तो उनको पीछे से आवाज़ आई, कहाँ तक बचकर जाओगे, ये मेरी दुनिया है, कोई भी नहीं बचेगा। और एक भयानक चीख के साथ हितेश को भी वो आत्मा अपने साथ ले गई। अब बस 5 दोस्त ही जिंदा थे। वो बहुत रोए और बहुत दुखी भी हुए।
एक शैतान उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के आगोश में ले रहा था। पर जब जान पर बन ही गई है तो क्यों ना सब अपना ही सोचें। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम लोग बच जाएं। इस उम्मीद में वो सभी गाड़ी की तरफ गए। काफ़ी चलने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी दिखी और वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर बैठ गए और थोड़ी कोशिश के बाद अचानक गाड़ी भी चल पड़ी और आगे जाकर उनकी गाड़ी हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गाड़ी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो गाड़ी अपने आप ही चल रही है। हालांकि रोहन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो गाड़ी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। वो बस जैसे अपने आप ही चले जा रहे थे। पांचों दोस्त डर के मारे सहमे हुए थे और बस चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी और वो लोग किसी भी कीमत पर गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे। गाड़ी यूं ही अपने आप ही चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक झोपड़ी नजर आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस भूतिया हाईवे पर यह झोपड़ी कैसे है और इसमें कौन ही रहता होगा। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक एकदम से उस झोपड़ी के सामने जाकर रुकी और गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी के दरवाजे बंद करे और वापस से गाड़ी को आगे बढ़ाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। मतलब कि जो भी वो शैतानी आत्मा थी वो चाहती थी कि वो लोग इस जगह पर गाड़ी से नीचे उतरें, तो उन लोगों ने बेबस होकर ऐसा ही किया। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उनको कोई मदद मिल जाए। वो लोग उस झोपड़ी के पास पहुंचे और रोहन ने जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दरवाज़ा एकदम से खुला। झोपड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहन ने अपने मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनको रगों में दौड़ता खून जैसे पानी सा हो गया और ठहर सा गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर रोनी और हितेश की लाश पड़ी हुई थी। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। शरीर का हर अंग बिल्कुल अलग था, कहीं सिर तो कहीं पैर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और आखिर ये कर कौन रहा है। वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनको एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। वो लोग वहां बैठे अपना सिर पकड़कर रोए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उनके दो दोस्त उनके सामने बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। तभी अचानक से उन सभी के सिर के ऊपर वही बड़ा सा काला साया मंडराने लगा और उन सभी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह न्यूज़ थी, शराब के नशे में 7 लोगों की गई जान। ढाबे वाले ने न्यूज़ पढ़ी तो उन 7 दोस्तों की याद आई। ढाबे वाले ने समाचार सुन अपने मन ही मन में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रात के समय उस हाईवे पर मत जाना, मगर मेरी सुनी ही नहीं इन्होंने। मैंने कहा था कि वो श्रापित हाईवे है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।